चलो स्टार्ट करते हैं जी क्लास। तो आज है 7वां लेक्चर। ठीक है, काफ़ी हो गए, 6 लेक्चर हो गए हमारे। और 6 लेक्चर में हमने देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए हैं। एक टॉपिक था बायोट सावर्ट्स लॉ और सेकंड टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेदर इट इज़ मूविंग एट 90 आर्बिट्रेरी और पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज हमारा एक तरीके से थर्ड टॉपिक है कि अभी तक हमने ये सीखा कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा और फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो गया, बोला एक चार्ज पार्टिकल की बजाय अगर मेरे पास एक पूरा कंडक्टर हो गिवन लेंथ का, तो उस पूरे कंडक्टर पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है आज की क्लास का, ये एक तरीके से 2 मार्क्स की डेरिवेशन है। ये इस साल 2024 के सीबीएसई के पेपर में आई है, इस साल के पेपर में। ठीक है, कि क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डराइव करना है। आसान सी डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं करने के लिए, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो पहले का पढ़ा हुआ है, बस उन्हीं का यूज़ करना है हमें। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो हमने मान लिया कि मेरे पास एक कंडक्टर है। ज़्यादातर कंडक्टर को हम मान के चलते हैं सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, और ये कंडक्टर की एक्सिस है, ये कंडक्टर की एक्सिस है। इस एक्सिस से एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है बी। जो ये कंडक्टर है, हम इसमें मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड थी। करंट इस डायरेक्शन में है आई, करंट जो इस डायरेक्शन में है, तो इस करंट का जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक, एक कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं करंट को, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कौन सा मानते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो पॉजिटिव अगर यहां मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। एक कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी मानकर चलते हैं वो कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चैप्टर 3 का स्टार्टिंग का टॉपिक होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू करंट, बोल सकते हैं। और जो उनकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो वी। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। और इन सारे पैरामीटर्स का यूज करके अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर निकालने का तरीका क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकाला, फिर इस कंडक्टर में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेंगे ऑन एन एवरेज, तो सबका फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये डेरिवेशन है हमारी। एक का फोर्स निकाला क्यू वी बी से, क्यू वी क्रॉस बी से, और टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या किया, एक फोर्स को, जो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स था, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी सी डेरिवेशन है हमारी। तो अब करते हैं स्टेप वाइज। मैंने को बता दिया हमें क्या करना है, तो बस कुछ पैरामीटर्स हैं मान लेते हैं। बी यहाँ पे क्या है, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आई क्या है, आई है करंट इन दी कंडक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन। ठीक है, वैसे जो स्टैंडर्ड आता है वो आता है करंट एलिमेंट आई एल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एम एफ हमेशा हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। थीटा जो एंगल है, इस डायरेक्शन में एक एलिमेंट चूज किया, उसके और बी के बीच का एंगल जो थीटा है। और क्या है, एक टर्म है एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, एक है स्मॉल एन, स्मॉल एन हमने चैप्टर 3 में यूज किया था, सेम फॉर्मूला सिंबल है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय
वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कंडक्टर का? सिलिंड्रिकल शेप है, देखो ये जो पार्ट है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो एल है, तो क्या आएगा वॉल्यूम? वैसे वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ बेस, वो यहां बन गया कितना? ए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कितना आ गया? ए आ गया, और हाइट ये लेंथ के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ए एल। 11th क्लास से सीख रहे हैं, अभी चैप्टर 3 में बहुत बार यूज किया था, पर वही है, बार बार याद दिलाना पड़ता है हमेशा जब भी कराते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा हम ए एल की फॉर्म में यूज करते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन, और स्मॉल एन क्या है? डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन बाय ए एल। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन में लिखा पहला, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी। इस फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, याद है? क्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस सी। वी, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी, और क्रॉस क्या आएगा? बी। बी हमारे पास क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे प्रेजेंट है, ये आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स क्या आएगा? एफ। वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही आएगा। अब देखना इसका यूज करके, एन और एन बाय ए एल, इस ए एल को इधर ले गए तो एन किसके बराबर आएगा? ए एल एन, हाँ या ना? आएगा। इस ए एल को उससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो कैपिटल एन किसके बराबर आ गया? ए एल एन के बराबर आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं टोटल वो कितने आ गए? ए एल एन, और फोर्स की वैल्यू है माइनस ई और वी डी क्रॉस बी। ठीक है, इस ए एल एन और ई इकट्ठा कर दिया तो माइनस ए एल एन ई। ये सब फालतू के स्टेप्स हैं, पेपर में एक ही स्टेप में सब कर सकते हैं, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं। पेपर में ये लिखना, इसके बाद सीधा आंसर। ठीक है, ये सब फालतू स्टेप्स हैं, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं समझाने के लिए, पर हमें हर एक स्टेप शो करना जरूरी नहीं हमारे लिए। इस माइनस ए एल एन ई को वी डी से कर दिया मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? माइनस ए एल एन ई वी डी, और साथ में क्या आ गया? क्रॉस बी, ये फोर्स आ गया। माइनस ए एल एन ई वी डी क्रॉस बी। एक बार नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, कुछ समझाना है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो ए क्रॉस बी था और बोला इस ए क्रॉस बी को 2 से करो मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें पता है ए क्रॉस बी वैसे क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है, पहले आई जे के, फिर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं अभी, उन्होंने सब सीखा है मैथ्स में डिटर्मिनेंट के अंदर कि अगर ये 2 है और ये मोड आ रहा है और मुझे इस 2 को डिटर्मिनेंट से करना है मल्टीप्लाई, तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो किसी एक रो से होता है मल्टीप्लाई या किसी एक कॉलम से होता है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 2 को इस कॉलम से करूंगा तो मेरे पास या तो आंसर आएगा 2a क्रॉस b, अगर मैं 2 को इस कॉलम से करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा a क्रॉस 2b। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जब मैं कांस्टेंट नंबर को करता हूं मल्टीप्लाई, तो वो या तो किसी एक रो से होता है या किसी एक कॉलम से होता है। मैथ्स वालों को पता है, बाय वालों को नहीं पता होगा, तो याद रखो। पढ़ाएं? ये जो 2 जाएगा जब अंदर, या तो ए से करेंगे या किससे करेंगे? बी से, दोनों से नहीं करते। तो ये जो डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को, यहां पे आता है कि जो माइनस ए एल एन ई है इसको वी डी से क्यों किया, बी से क्यों नहीं किया? ठीक है, किसमें? देखो ये मैथ्स वाला हाल है। ठीक है, मैट्रिक्स में होता है सबसे, डिटर्मिनेंट में होता है आइदर 1 कॉलम और 1 रो। ठीक है, मतलब मैथ्स भी खत्म ही है हाँ, कोई नहीं, घर जाके रिवाइज करना, मैथ्स भी खत्म ही है एकदम। मैथ्स में सॉरी मैट्रिसेस में होता है हर एक रो से, ईच रो एंड कॉलम, और डिटरमिनेंट क्या होता है? आइदर 1 कॉलम और 1 रो, सबसे नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग।
हाँ, तो क्या होगा अब ये जो कांस्टेंट टर्म है या तो पहले वाले वेक्टर से होगी या वो दूसरे से होगी। मैंने पहले से किया है इसको, दूसरे से नहीं किया। क्यों नहीं किया वो हम सीख रहे हैं, क्यों नहीं किया। तो जो कांस्टेंट नंबर था वो इससे कर दिया मल्टीप्लाई, तो पूरी टर्म आ गई माइनस ए एल एन ई इंटू वी डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो रफ में था। हमें ये पता है पहले से पता है जो करंट होती है वो होती है ए एन ई वी डी। एक कंडक्टर के लिए जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्टर के लिए करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है। आई होता है ए एन ई वी डी। सेकेंड डेरिवेशन होती है सीबीएसई के हिसाब से, पहली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सेकंड आती है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो मेरे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन उनमें भी सेम है, सेकंड लेक्चर में ये हमने कर रखा है। ठीक है, अगर रिवाइज करना है तो चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर में ये डराइव किया था, इसको यूज किया था। अगर मैं दोनों तरफ लेंथ से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आई एल बन गया एक तरीके से करंट एलिमेंट, ए एल एन ई वी डी, मतलब दोनों तरफ लेंथ से कर दिया मल्टीप्लाई। दोनों तरफ क्या कर दिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट एलिमेंट जो आई एल होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट यहां जा रही है तो करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, आई एल इस डायरेक्शन में है फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। जिस डायरेक्शन में करंट होती है, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कहां पे होगी, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं कि आई एल पे वेक्टर लगाया और ए एल एन ई ये सब कांस्टेंट है, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्या करंट एलिमेंट और वीडी दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इसीलिए बीच में साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। इसलिए बीच में साइन क्या आ गया, माइनस का। आई एल इधर की तरफ है, वी डी यहां पे, तो माइनस ए एल एन ई वी डी किसके बराबर आ गया, आई एल के बराबर। तो नाउ जो पीछे लिखा है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला है ब्रैकेट में टर्म है माइनस ए एल एन ई वी डी और इंटू बी। ये पूरी टर्म जो है वो किसके बराबर है, ये पूरी टर्म आई एल के बराबर है और ये साथ में क्या आ गया, बी। ठीक है, और आई को हम बाहर देख सकते हैं, वही कांस्टेंट की फॉर्म में करोगे तो आई अगर यहाँ पे टर्म है तो मैं आई को ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ और अंदर क्या बचेगा, एल क्रॉस बी। ये मेरे पास 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ गई। अब अगर मैं उसको डेरिवेशन करनी है पेपर में तो मैं क्या क्या स्टेप स्किप कर सकता हूँ। हम डिफाइन तो खैर करते ही हैं, ये फोर्स लिखो, एन लिखो, सीधा एन की वैल्यू लिखो ए एल एन, ये दोनों स्टेप गायब कर दो। ठीक है, सीधा इस पे आ जाओ माइनस ए एल एन वी, और ये सब गायब कर दो, सीधा लिखो ये यूजिंग दिस फोर्स, इतना आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें आधे स्टेप खत्म हो जाएंगे आपके। देखो जब बुक होती है तो बुक में वो सारे स्टेप वाइज करते हैं क्योंकि उनको समझाना है। जब पेपर में सॉल्व करते हो इवन डेरिवेशन भी, आपको समझाना नहीं है किसी को, आप बस करके दिखा रहे हो। तो फालतू के जितने मैथमेटिकल स्टेप है सब हटा दो, जो मेन स्टेप्स होते हैं सिर्फ वही होते हैं। ऑनलाइन जाओ, कहीं भी देखो, जाओगे सीबीएसई पे, हर एक पेपर की आंसर की रखी हुई है। आंसर की मतलब मार्किंग स्कीम होती है जिसका यूज करके पेपर चेक होते हैं, वो देखो। मैं अभी शेयर कर दूंगा जो इस साल की आ गई है, सब में यही है। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं था कि फालतू स्टेप के नंबर नहीं है। ये मिसकंसेप्शन फैल गया है कि हर एक स्टेप करके दिखाना होता है, नहीं होती जरूरत, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिखाने होते हैं। ठीक, उसके चक्कर में क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक स्टेप करके दिखाओ, नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ मैं डायट यूज कर सकता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये जो है यहाँ पे ये स्टेप, इसके बाद सीधा ये लिख सकते हैं क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं सब कुछ। तो ये स्टेप्स आधे हो जाएंगे। तो देखने में लगता है कि टॉपिक जो हैं बड़े बड़े हैं, होते नहीं है। अब हम बोर्ड पे सारे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझाना है अभी, बट जब आप पेपर में करोगे तो ये स्टेप हटा दो, सीधा लिखो कि वी नो दिस। क्यों, इस डायग्राम का यूज कर लिया, ऊपर के 2 गायब हो गए, ये यूज कर लिया, ये हट गया, सीधा ये लिखा, ये आ गया आंसर। तो आई एल क्रॉस बी मेरे पास आंसर आ गया किसका, फोर्स का। ये वेक्टर है तो यहां भी क्या है, फोर्स के ऊपर वेक्टर है। अब इसको अगर हम लिखेंगे स्केलर फॉर्म में तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। फिर वही कॉमन चलती हैं चीजें बार बार। अगर थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है
तो साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होते हैं, तो इम्प्लाइज फोर्स कितना आएगा 0। थीटा अगर 90 है तो इम्प्लाइज साइन 90 कितना आएगा 1, वो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स कितना आएगा आई एल बी, और ये क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। फोर्स आई एल बी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स पता है, ठीक है, मैक्सिमम, और जीरो कब होगा किस कंडीशन में होगा। इस जीरो का मतलब क्या है, अगर एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करोगे तो कितना फोर्स आएगा 0, ठीक है। और अगर आएगा परपेंडिकुलर तो कितना फोर्स आएगा मैक्सिमम, अदरवाइज फोर्स क्या होगा उन सब के बीच में आएगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स की, डायरेक्शन निकालने के वही दो तरीके हैं जो पहले पढ़े थे। पहला तरीका हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट तरीका। सेकंड क्या है, सेकंड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। पहले था फादर मदर चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से चार्ज का मोशन, और अब क्या देगा करंट आ जाएगा, और ये क्या देगा थंब। और एक होता है एफ बी आई, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, और एफ मतलब फोर्स। तो एफ बी आई बोलो, एफ एम सी बोल लो, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, कुछ भी यूज कर लो। ये मेनली तब यूज करते हैं व्हेन ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जनरली हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। मतलब अब जैसे यहाँ पे है इस केस में आई एल क्रॉस बी निकालना है, आई एल इस तरफ है तो फिंगर्स को यहाँ प्लेस किया, क्रॉस बी कहाँ है ऊपर की तरफ, थंब कहाँ पे आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा कंडक्टर वो कहाँ लगेगा बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो पहला आज का टॉपिक है फोर्स कितना होता है आई एल बी साइन थीटा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं निकालने के लिए, बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन जो कॉमनली आता है यहाँ पे, पलट दें इसको, ये है काम का हमारे, ये काम का है, ये फॉर्मूला काम का है, ये सब काम की चीज़ें हैं, इसको हम कर लेते हैं सर्कल, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया उसको, ठीक है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है गिवन नहीं है, ठीक। बोल रहा है इफ द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर आर आई एंड एम रिस्पेक्टिवली, मतलब आई, यार ये ना फॉन्ट में दिक्कत आती है, ये एल होगा, लेंथ एल, ठीक है। ये इस फॉन्ट में क्या होता है आई और एल सेम से लगते हैं, तो लेंथ एल है और मास एम, और व्हाट शुड बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ एम लेंथ एंड बी सो दैट इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये। जैसे पहले क्वेश्चन में मान लिया, मैं थोड़ी कंडीशन अपने हिसाब से दे रहा हूं, मैंने बोल दिया कि क्रॉस फील्ड है, चलो फील्ड कैसी है, इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, ठीक है। इस क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस क्रॉस फील्ड में हमने एक ये कंडक्टर रख दिया, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। लग रहा है स्ट्रेट, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, मान लो स्ट्रेट है, सीधा नहीं है, मान लेना। ये कंडक्टर है, ये इस फील्ड में रखा हुआ है, बोला इसमें डायरेक्शन क्या होगी करंट की, और उस करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा जिससे ये जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी रहे, नीचे ना गिरे। कोई चीज अगर हवा में होगी, ठीक है, जैसे मान लो पूरे रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ बीच में ये लग दिया मैंने पेन ऐसे, बोला नीचे नहीं गिरना इसको, वहीं रहेगा, ठीक है। तो बोला करंट की क्या डायरेक्शन चूज करें जिससे यहीं का यहीं रहे। तो पहली चीज ये, अगर उसका मास गिवन है, इसका मास कहाँ पे एक्ट करेगा, किसी भी बॉडी का मास कहाँ पे एक्ट करता है mg नीचे, तो mg नीचे एक्ट कर रहा है,
mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे। इस mg की वजह से ये वायर कंडक्टर नीचे गिरेगा। वो बोला ये रहना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, तो मतलब इसको बैलेंस आउट करना है। तो बैलेंस कब होगा, जब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन थी। तो यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, वो ऊपर लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा तभी तो दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। अब ये कंडक्टर में इस कंडक्टर में जो डायरेक्शन है करंट के दो ही ऑप्शन है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है, ये डायरेक्शन के लिए है। नॉर्थ मतलब अंदर की तरफ, साउथ मतलब इधर, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। अब देखो इसका यूज करके, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। और फील्ड कहाँ पे लग रही है, अंदर। तो ये कहाँ पे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो करंट कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। समझ में आ रहा है भाई, फोर्स ऊपर लग रहा है, फील्ड अंदर है, तो करंट कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से यूजिंग क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ आई। अगर आपको ऐसे गिवन है तो डायरेक्शन ऑफ आई क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट। क्या आएगी, वेस्ट टू ईस्ट। बोलो क्लियर है ये, क्लियर है ये। डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट कहां पे है, करंट आ रही है इधर की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर है, कितना एंगल आ रहा है, 90। तो फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला वैसे होता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना हो गया है, थीटा की वैल्यू हो गई है 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो आई एल बी फोर्स आ गया। ठीक है। अब गिवन है जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कंडक्टर इक्विलिब्रियम पे है तो फोर्स किसके बराबर होगा, mg के। फोर्स कितना है, आई एल बी, और किसके बराबर होगा, mg। तो I कितना आएगा यहां से, mg बाय बी एल या एल बी। समझ में आ गया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंडक्टर के। कितने यहां पे वेरिएबल हैं, मास, लेंथ, b और I। ठीक है। एक टर्म होती है वैसे m बाय एल, मास अपॉन लेंथ को बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। बहुत सारे क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, वो m बाय एल डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इस m बाय एल को मैं म्यू लिखता हूं वैसे तो। ये अब क्या है, सिंबल बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी तक म्यू क्या चल रहा था, परमिएबिलिटी, है ना। यहां पे ये वो नहीं है परमिएबिलिटी, यहां पे म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। एक ही सिंबल अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लेकिन हर बार अलग पूछ लेते हैं। जैसे मैंने बोला है करंट निकालो, निकाल ली करंट। कोई बोलेगा फील्ड निकाल के दिखाओ, कोई बोलेगा इसका कितना मास होना चाहिए जिससे ये बैलेंस रहे, कोई बोलेगा इसकी लीनियर मास डेंसिटी फाइंड करो जिससे बैलेंस रहे। तो कंडीशन ये है कि ये कंडक्टर इक्विलिब्रियम पे है और हर बार जो वेरिएबल आएगा वो डिफरेंट आएगा। कंडीशन यही है एक तरीके से। समझ में आ गया। ठीक है। तो ये आप ट्राई करोगे, मतलब ये तो आप कर ही लोगे, ट्राई क्या होगा, इससे अगला आप ट्राई करोगे। ठीक है। पूरा सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने वेरिएबल अलग दे दिए। या ये जनरल था, वहां पे वैल्यूज आ गई, उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है पार्ट, क्या करें हमने यहां पे। ओके देखो क्वेश्चन ट्राई करो। यहां पे आपको दे रखा है जो करंट है, इसी में दे रखा है करंट इज वेस्ट टू ईस्ट, ये मान लो चलो, मतलब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट लिख लेते हैं। करंट इज ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो ट्राई।
है ना? छोड़ दूं, घर कर लोगे? आ गया आंसर? बस ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज होती हैं, चांसेस होते हैं कि सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में नहीं होंगी, तो पहले कन्वर्ट करना है फिर सॉल्व करना है। क्या आंसर आया? 10 टेस्ला आंसर आया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 10 टेस्ला बच्चों के हिसाब से। चेक करो, बताओ वेरीफाई करके। ये मैं कराऊंगा नहीं, ये खुद ही करना है, और डायरेक्शन भी तो बतानी है आपको, आपको डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें सिर्फ वो पूछा है मैग्नेट, अगर डायरेक्शन बतानी तो क्या आएगी? डायरेक्शन क्या आएगी? इनवर्ड। इसमें भी इनवर्ड आ रही है, क्या नॉर्थ में है? फील्ड नॉर्थ में आएगी, अच्छा। और जो लास्ट क्वेश्चन था वहां डायरेक्शन क्या थी? तो दोनों सेम क्वेश्चन, तो उल्टा कैसे आ रहा आंसर? मतलब सेम आंसर कैसे आएगा? लेफ्ट हैंड रूल है ना। फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स ऊपर लग रहा है। करंट कहाँ है? अरे ईस्ट टू वेस्ट है। हाँ, करंट है ईस्ट टू वेस्ट ना। फोर्स ऊपर है, करंट है ईस्ट टू वेस्ट है करंट ना, ऐसे है ना। करंट इधर की तरफ है ना, तो फील्ड कहाँ पे आ रही है? बाहर आ रही है ना, तो बाहर मतलब डॉट हो गया। इसके साथ बाहर मतलब क्या हो गया? डॉट। डॉट होगा नहीं? डॉट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में आएगी ना, तो अब प्लेन के हिसाब से डॉट तो नहीं बोलेंगे यार, नॉर्थ से साउथ बोलेंगे ना, नॉर्थ से साउथ बोलेंगे ना, क्योंकि अपवर्ड नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो बाहर की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ। क्लियर है? डाउट इसके अंदर? नहीं आ रहा आंसर? आ गया। तो दिस इज DIY क्वेश्चन। आगे करें। इस टॉपिक को अभी हम रिलेट करेंगे अगले टॉपिक से, ठीक है, फिर करेंगे। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आई थिंक ये दो ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी डाले हैं, कुछ और आएंगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। करें आगे, बोलो। ये भी है, अच्छा ये इस साल का है, ठीक है। ये देखना, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सिस। वायर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। जो करंट है वो वाई डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इन द रीजन, ठीक है। और वो बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। क्या निकालना है? फोर्स ऑन द वायर। तो आप ऐसा कर सकते हो, आई एल क्रॉस बी। फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। क्रॉस होता है ना, दो तरीके हैं करने के। आपको ये पता है कि जो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जे आ रहा है, जे मतलब वाई एक्सिस हो गया, जे क्या है? वाई एक्सिस। और ये जो वायर है वो भी कहाँ रखी है? वाई एक्सिस पे। तो ये जो कंपोनेंट है वाई वाला, वो तो उसके साथ क्या आ गया? पैरेलल हो गया। तो क्या फोर्स आएगा उससे? नहीं आएगा। फोर्स कब आता है? जब क्या हो? परपेंडिकुलर हो। नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कंडक्टर जो है इट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ये है एक्स, ये है वाई, ऐसा मान लिया। कंडक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक। और करंट कितनी कैरी कर रहा है वो? 1 एम्पियर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, और एक कंपोनेंट इधर। बी वाई कितना है? बी वाई है 5 मिली टेस्ला। क्या? एक सेकेंड, नहीं, एक इधर है और एक इधर है, ये Z मान लिया। तो बी वाई जो है वो है 5 मिली टेस्ला, और माइनस का क्या, अगर ये बाहर प्लस किया तो दूसरा कहाँ है? पीछे की तरफ है, अब बैक साइड में, ठीक है। कितना है बी जेड?
बी जेड है माइनस का 8 मिली टेस्ला और ये के कैप लिखा हुआ है। और बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर। दो तरीके से कर सकते हो, एक सीधा आई एल निकाला, आई एल का क्रॉस कर दिया किसके साथ, बी के साथ। आई कितना है, आई है 1 एम्पियर, एल कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1 हो गया, ठीक है। और साथ में लग जाएगा जे कैप, साथ में क्या लगेगा, जे कैप। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है आई और एल क्रॉस बी, ठीक है। तो आई है 1, लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 0.1 और जे कैप, और क्रॉस बी कितना है, मिली टेस्ला तो कॉमन है ना, कॉमन ले लिया, ये आएगा 5 जे कैप माइनस 8 के कैप, और मिली है ना तो 10 की पावर -3 बाहर आ गया, ठीक है, यही आएगा। जे क्रॉस जे क्या होता है 0, जे क्रॉस के क्या होता है आई। डैट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इतना सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए। जब इसकी इससे करोगे मल्टीप्लाई कितना आंसर आएगा 0, इसके इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 0.1 इंटू यहाँ पे कितना है 8 और इंटू क्या आएगा जे क्रॉस के, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो, और साथ में क्या है 10 की पावर -3। जे क्रॉस के क्या होता है आई, और ये आगे माइनस का आ गया, तो कितना आएगा 8, और ये भी पावर में चला गया 10 की पावर -4, और साथ में क्या आएगा आई कैप, और फोर्स है तो क्या आ गया न्यूटन। बस अगर ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना चाहते हो आप कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें ये याद है आई एल बी साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे ऐसे पता है कि दो कंपोनेंट है जे और के, कंडक्टर वाई एक्सिस पे है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कौन करेगा कंट्रीब्यूट, के वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा। अगर सिर्फ निकालना है मैग्नीट्यूड तो करंट की वैल्यू कितनी है 1, लेंथ कितनी है 0.1, बी कितना लोगे 8 मिली टेस्ला, और थीटा कितना हो गया 90, क्यों 90 हुआ परपेंडिकुलर है, तो सेम आंसर आएगा, तो सेम आंसर आएगा। बस जब ये लगाओगे तो आपको अलग से रूल यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या ये पार्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। जब हमने आई जे के में किया तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, तो दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, इस साल का क्वेश्चन है 24 का। इस बार 2-3 क्वेश्चन आए हैं वेक्टर के, जनरली इतना नहीं देते, जनरली क्या होता है अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा वेक्टर, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं वेक्टर के, और दोनों ही इसी चैप्टर से हैं। जो एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था हेलिकल पाथ वाला, वो भी, और ये दोनों इसी चैप्टर से आगे पूरा वेक्टर दे दिया। वेक्टर जनरली बहुत सारे बच्चों का जो सिर्फ सीबीएसई पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब जिनका कोई एम्बिशन नहीं है आगे नीट या जेई देने का, उनके लिए तो ये सब बहुत डिफिकल्ट है, वो ये सब पढ़ते ही नहीं। आई जे के तो उनके ऊपर से निकल जाते हैं बहुत सारे बच्चों के। क्लियर है ये, ठीक है, ओके, चलो वो पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो ये हमारी आधी क्लास ओवर। आज इस क्लास के लिए मैंने सिर्फ ये डेरिवेशन रखी है, अगर हम पूरी कर पाएंगे तो, और बाकी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब क्या है, अभी तक मैंने देखा कि एक कंडक्टर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, और फील्ड में रखने पे क्या लगा, उस पर फोर्स लगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आई एल बी साइन थीटा और आई एल क्रॉस बी। अब क्वेश्चन ने क्या कर दिया, एक कंडक्टर और ला के रख दिया और फील्ड हटा दी। क्वेश्चन बोला है दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स क्या कर रहे हैं, बोथ कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं एंड बोथ आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। तो पहला कंडक्टर है, कहां स्टार्ट करें, दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में
करंट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हटेगा हटेगा। अभी ना डायग्राम बनाने की इस पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो मेरे पुराने नोट देखोगे ना, थोड़ा स्ट्रगल है अभी डायग्राम का। दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं। हमने माना है ऐसा, हमने ऐसा माना है कि दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम ले लिया हमने कितना, d। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d। ठीक है, और यहां से क्या निकालना है मुझे, क्वेश्चन बोला चेक करो क्या इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर एक दूसरे की वजह से फोर्स लगेगा। ठीक है, चेक करना है, और अगर फोर्स लगता है तो उस फोर्स की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक, क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों को जो कंडक्टर है उनकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, इन्फिनिटी। दोनों कंडक्टर की लेंथ है इन्फिनिटी। ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक को करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर हो पाई तो। ठीक है, दोनों की लेंथ इन्फिनिटी है, एक का नाम मान लिया x1 y1 और सेकंड कंडक्टर है x2 y2। वैसे डेरिवेशन तो यहां खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसे 4 पेज आएंगे अभी दोबारा दोबारा करके। पहला है बोथ आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, फोर्स निकालना है। ठीक है, एक से दूसरे के ऊपर, तो हम क्या अप्रोच यूज करने वाले हैं पहले वो देखते हैं, फिर डेरिवेशन तो दो हो जाएगी। 2 स्टेप है डेरिवेशन के, सिर्फ पूरी डेरिवेशन सिर्फ 2 स्टेप में होगी। वो बोला है कि इस कंडक्टर पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा और इस पे इससे लगेगा, चेक करो कैसे लगेगा, वो समझाना है हमें। ठीक है, हमें पता जब एक कंडक्टर को एक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो जो पीछे डेरिवेशन की थी वो जो फील्ड होती है वो उस कंडक्टर की फील्ड नहीं है, वो कोई और फील्ड है। कोई और का मतलब क्या बोल देंगे, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये कंडक्टर है, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमें ये पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट आई है, तो इस कंडक्टर की वजह से इसके आसपास फील्ड आएगी ऐसे। ठीक है, और एक अगर इसकी लेंथ इन्फिनिटी है तो इसकी फील्ड का फॉर्मूला था μ0/4π और 2I/a, ये हमें पता है। ठीक है, तो पहला कंडक्टर अपनी करंट की वजह से इतनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट डिस्टेंस a, ये मुझे पता है। जो सेकेंड कंडक्टर है, हम बोल रहे हैं सेकेंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। ये कंडक्टर अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जहां तक इसकी फील्ड है उसके बीच में कहीं भी सेकेंड कंडक्टर रखा हुआ है। तो क्या इस कंडक्टर की जो फील्ड है, उसकी जो खुद की फील्ड है उसको छोड़ दो, हम ये बोल रहे हैं सेकेंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, बोल सकते हैं ऐसा। या जहां पे इसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसी फील्ड के अंदर इस सेकेंड कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर में भी करंट है, तो ये वही बन गया जो हमने आज किया, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी खुद की नहीं है, वो इसकी फील्ड है। तो सेकेंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। जब ये सेकेंड कंडक्टर इसकी फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा, किस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से जो ये फील्ड आ रही है, तो फोर्स निकाल लेंगे। हम उल्टा ही बोल सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे फील्ड किसकी है, पहले कंडक्टर की, फोर्स किस पे लग रहा है, दूसरे पे, किसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से। उल्टा भी सोच सकते हो, अगर ये कंडक्टर है तो ये अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस पहले मतलब सेकेंड कंडक्टर की फील्ड में पहला कंडक्टर रखा हुआ है तो इस पे भी फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो हमें चेक करना है कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो ये मेरी जो है अप्रोच है, मैं क्या करूंगा, पहले फील्ड निकालूंगा और उस फील्ड का यूज करके क्या निकाल दूंगा, फोर्स निकाल दूंगा। तो 2 स्टेप हैं, पहला स्टेप फील्ड निकालना, सेकंड स्टेप फोर्स निकालना, खत्म डेरिवेशन। ठीक, तो ये सब अभी हम हटा देते हैं। तो 2 स्टेप क्या है,
दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है लेट I1 इज फ्लोइंग थ्रो X1 Y1। पहले कंडक्टर से करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इस करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक इस कंडक्टर पे पॉइंट चूज किया, लेट से P। इस पॉइंट P पे मैं इस कंडक्टर की वजह से फील्ड निकाल रहा हूं। ये पॉइंट P यहां से कितने डिस्टेंस पे है? D डिस्टेंस पे। तो हम क्या लिख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट P। ये P कहां पे है? P कहां पे है? सेकेंड कंडक्टर पे है। ठीक है, किसकी वजह से निकाल रहे हैं? ड्यू टू X1 Y1। इस पहले कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी फील्ड आएगी? फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1 बाय ए कितना है? D। क्या वो बता सकते हो डायरेक्शन, डॉट या क्रॉस? इसमें करंट ऊपर है, इसमें करंट कहाँ है? ऊपर। करंट ऊपर तो फील्ड ऐसे आएगी, हाँ या ना? याद है, भूल गए? ये ऐसे आएगा, फील्ड ऐसे है। जो पॉइंट P है वो इस कंडक्टर के लिए इधर रखा हुआ है, तो कहां पे आ रही है फील्ड? अंदर। तो यहां पे जो हमारे पास साइन आ रहा है वो कैसा साइन आ रहा है? क्रॉस आ रहा है। ठीक है, यहां पे साइन कैसा आ रहा है? क्रॉस साइन आ रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। ये पहला स्टेप है। ठीक है, और अब लास्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं नाउ X2 Y2 is in the magnetic field of X1 Y1। ये जो कंडक्टर है ये पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर सेकेंड कंडक्टर पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस फील्ड की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स ऑन, अब एक हम यहां पे कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो फोर्स क्या होता है? ILB साइन थीटा, यही होता है फोर्स। L क्या है? लेंथ। यहां कितनी लेंथ है? तो अगर मैं वहां चूज करूंगा इनफाइनाइट तो कुछ होगा ही नहीं, है ना, वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम चूज करते हैं फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ X2 Y2। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू B1। इस फील्ड की वजह से यहां पे कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स निकल रहा है सेकेंड कंडक्टर के ऊपर, तो हो गया फोर्स F2 और 1। F2 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। फोर्स का फॉर्मूला है I। कितनी करंट है? करंट वो होती है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है। मुझे किस पे फोर्स निकालना है? सेकेंड कंडक्टर पे। तो करंट कौन सी मानोगे? इस सेकेंड की। क्या आएगा करंट में? I2। फिर अगला सिंबल क्या है? लेंथ। लेंथ क्या माने यहां पे? मतलब 1 हो गई। और फील्ड, किसकी फील्ड है? इसकी फील्ड है? नहीं, इसकी फील्ड है। कितनी फील्ड है इसकी? B1। तो I2 और B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2I1 बाय D। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? F21 आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2I1 I2 बाय D। ये डेरिवेशन आ गई। ठीक है, चेक करते हैं। फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ। करंट कहाँ है? ऊपर, FBI से। फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर है। फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। ठीक है, कौन सा हैंड यूज करना है? लेफ्ट हैंड। फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऊपर, थंब कहां पे आ गया? इधर। तो जो F21 फोर्स है, F21 फोर्स वो कहां लग रहा है? इधर लग रहा है। मतलब टुवार्ड्स X1 Y1, पहले कंडक्टर की तरफ फोर्स लग रहा है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट उसके अंदर? ये सारे स्टेप सेम। ठीक है, ये सारे स्टेप सेम। फिर से सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया? अब हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस ये आ गया कि I1
और I2 को चेंज कर देंगे। जहां जहां 1 है वहां 2 और जहां 2 है वहां पे 1। ये इसमें चेंज करना मुश्किल है, इसमें आता ऑप्शन कॉपी करने का, पर पूरा फिर हटाना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जहां जहां 1 है वहां क्या कर दिया, 2 कर दिया। 1 को 2, 2 का 1 है ना, ठीक है। ये पूरा हटाना पड़ेगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं हम। तो किस पे, इस पे, हाँ आज सीख के जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ तुम सीखो, कुछ मैं सीखता हूँ, ठीक है। हाँ, करें आगे, आगे करते हैं। तो आगे देखो, सिमिलरली let I2 is flowing through X2 Y2, so magnetic field at P डैश। मतलब एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन कर रहा हूं, सिर्फ स्टेप्स उल्टे हो गए। यहां पे पॉइंट P माना है, यहां पे मैंने एक पॉइंट मान लिया P डैश, ठीक है। यहां पे पॉइंट क्या माना है, P डैश। तो अगर यहां पॉइंट मानोगे P डैश, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश, ठीक है। ये किसके ऊपर है, ये ऑन X1 Y1 ड्यू टू करंट, ड्यू टू I2 ड्यू टू X2 Y2। तो क्या आएगा फील्ड का फॉर्मूला, ये किसकी फील्ड है, सेकेंड वाले की। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, सब सेम ही है। करंट किसकी आएगी, जो है डिस्टेंस कितनी है, D। चेक करो एक बार यहां पे डॉट या क्रॉस, इस फील्ड की वजह से यहां पे क्या आएगा, डॉट या क्रॉस। करंट ऊपर है, ये ऐसे आएगा तो बाहर आएगा, तो यहां पे बाहर आएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, डॉट बनेगा। तो क्या चेंज आएगा यहां पे, ये डॉट आ गया, फिर फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ, किस पे निकालना है, पहले वाले पे ना, X1 Y1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2। तो पहले वाले पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर, क्या आएगा, I1 है, लेंथ 1, मैग्नेटिक फील्ड B2। तो I1 और ये है म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 I2 बाय D। क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 I1 I2 बाय D। डायरेक्शन चेक करो, डॉट बाहर की तरफ है, पीछे करना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है ना। डॉट बाहर की तरफ है और करंट ऊपर है, तो थंब कहाँ पे आ रहा है, इधर। थंब कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। तो थंब जो आ रहा है अब वो इधर की तरफ आ रहा है। हाँ, ये लेफ्ट और राइट का बहुत पंगा है, ठीक है। अभी पंगा नहीं है, जब चैप्टर 6 आएगा, जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सीखेंगे तब पंगा आएगा। अभी तो एक ही है ना, अभी तो सिर्फ लेफ्ट ही यूज करना है, अभी राइट भी यूज करेंगे और दोनों ही फ्लेमिंग है, तो फिर कंफ्यूजन आता है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा टुवार्ड्स X2 Y2। इसका मतलब ये हो गया F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। अगर आप इसकी डायमेंशन निकालो, कोई बोले फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई D, किसकी आएगी, इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी, यूनिट क्या आएगी इसकी। अगर आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 तो खैर नहीं होगा, I1 I2 D सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट
अरे इन टर्म्स ऑफ फोर्स बता दो, इन टर्म्स ऑफ फोर्स यूनिट क्या आएगी, न्यूटन या नहीं? अब ये फोर्स है ना ये, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, फोर्स आएगी, मतलब न्यूटन आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए न्यूटन, नहीं आएगी, आनी चाहिए न्यूटन लेकिन आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब हमने डराइव किया है, जो लेंथ आता मीटर, जो लेंथ सिंबल था एल, वो हट गया ना यहाँ पे भाई। लेंथ यहाँ पे आई एल भी था ना, एल मैंने क्या माना 1, करंट के लिए आई दिख रहा है, बी की पूरी वैल्यू दिख रही है, ये जो एल था वो कहाँ गया, एल नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। तो ये जो यूनिट आएगी इसकी फोर्स नहीं आएगी न्यूटन, मतलब ये जो एफ आएगा यहाँ पे F12, लॉजिकली F12 और F21 ये आएंगे न्यूटन पर मीटर। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो एक एक कॉमन क्वेश्चन होता है वाइवा वगैरह के अंदर भी कि इसकी बताओ यूनिट क्या आएगी। तो एक्चुअल में क्या होगा ये, मतलब एक्चुअल मतलब कि आगे क्वेश्चन है क्या है, नहीं ठीक है। इसी के अंदर मान लिया कि एक कंडक्टर है ये, एक कंडक्टर है इसकी लेंथ L1 और एक कंडक्टर इसकी लेंथ L2। बोला इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला जो ये है 4π2 I1 I2 बाई डी, ये फॉर्मूला है यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है। बट अब तो नहीं यूनिट लेंथ है यहाँ पे, तो अगर हमें लेंथ गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेंथ कितनी बनेगी, जो छोटी लेंथ होती है कौन सी है वो, L1, तो यहाँ पे L1 यूज करेंगे। अब ये क्या देगा, न्यूटन देगा। जो लेंथ पैरामीटर था वो पिछली डेरिवेशन में हट जाता है, 1 मान लेते हैं उसको, तो ये न्यूटन नहीं आएगा, ये आएगा न्यूटन पर मीटर, इनटू मीटर करोगे तब आंसर कितना आएगा, न्यूटन। तो जो इसकी डायमेंशंस आएंगी वो MLT-2 नहीं आएंगी, वो आएंगी सिर्फ MT-2, L हट गया, अब आएगा MLT-2। समझ में आया नहीं आया समझ में, ये ध्यान रखना। तो अगर हमें अब जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन में जो लेंथ आती है वो इनफाइनाइट नहीं आती। तो अगर हमें लेंथ गिवन होगी फाइनाइट, जितनी लेंथ गिवन होगी उस लेंथ से कर देंगे मल्टीप्लाई, जो भी लेंथ गिवन होगी जब लेंथ से कर दोगे मल्टीप्लाई, शॉर्टर लेंथ जो है हमेशा। तो इसका यूज करके हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, पर न्यूमेरिकल आज हम नहीं कर पाएंगे सारे, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल, इस टॉपिक पूरा टॉपिक जो है ये, ठीक है। ओके, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अच्छा बस ये ला पार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ, वो हमने अभी एक पार्ट किया है, यहाँ सुनो, हमने अभी एक पार्ट किया है जिसमें डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। अब वो बोला है डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, तो अब क्या होगा, ये हम शॉर्ट में कर रहे हैं, मतलब डॉट डॉट डॉट, ये मतलब करना वैसे ही आपको, बट मैं अभी इसको शॉर्ट में करा रहा हूं। x1 y1 x2 y2 सारे स्टेप सेम, टोटल 4 स्टेप सेम, 2 स्टेप इस कंडक्टर के लिए, 2 इसके लिए। जब I1 करंट मानोगे तो B1 की वैल्यू क्या आएगी, μ0 बाई 4π और 2 I1 बाई डी, डॉट या क्रॉस, डॉट या क्रॉस, क्रॉस आएगा, तो यहां पे आएगा क्रॉस, ठीक है। बट ये अब नीचे की तरफ है, तो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट कहाँ है, नीचे, थंब कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। तो इस केस में जो फोर्स है वो बाहर लग रहा है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है या नहीं। जो F12 F21 आएगा वो आएगा करंट I2 लेंथ 1 और फील्ड B1, आना सेम है, μ0 बाई 4π 2 I1 I2 बाई डी, बस कहां पे आ गया, अवे, अवे फ्रॉम x1 y1, ठीक है। लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर बाकी पार्ट B2 क्या आएगा, μ0 बाय 4π और 2 I2 बाई डी, बताओ कहां पे आएगा। B2 मतलब इसकी वजह से जो यहां पे फील्ड चूज करोगे एक पॉइंट P डैश पे, देखो करंट नीचे है, थंब अंदर आएगा, तो यहां भी क्या आएगा, यहां भी क्रॉस आएगा, तो ये भी क्रॉस आ रहा है,
तो F12 कितना आएगा, सेम ही आना है, सेम ही आएगा ना, 2I1I2 बाई डी, और ये क्या आएगा, चेक करो, क्रॉस है, करंट ऊपर है, थंब कहां पे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स आ रहा है F12 वो इधर आ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये आ गया अवे फ्रॉम X2 Y2, ठीक है, डेट इज बोथ विल रिपेल ईच अदर, और यहां पे क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें नेक्स्ट क्लास से यूज करना है कि अगर कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, अगर कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अपोजिट में तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इस फॉर्मूले का यूज करना है, पूरी क्लास इस फॉर्मूले पे है, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।